डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, राइट। और स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 का नेम है सॉल्यूशंस। ठीक है बेटे, दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ये आपने थ्योरी के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना होता है, प्लस इसमें से न्यूमेरिकल जो हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और आपने शॉर्ट क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, साथ ही इसके एमसीक्यूज़ भी करने हैं, ठीक है। और ये ज़हन में रख लें कि किसी सम टाइम न्यूमेरिकल के लिहाज से अगर बात की जाए तो चैप्टर 1+4 का पेयर बन रहा होता है, ठीक है। सॉरी, 1+8 से 1 और 8 से न्यूमेरिकल आता है, या सम टाइम 3+9 से न्यूमेरिकल आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रख लें, लेकिन हम इसके इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी सारे साथ साथ ही करेंगे, ठीक है। ओके बेटे, आपने किसी छोटी क्लास के अंदर भी सॉल्यूशंस को पढ़ा होता है कि सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशंस को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले कुछ छोटी सी बेसिक्स बातें, जैसे बेटे आपको आइडिया है कि जो मैटर होता है, मैटर की अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हम इसको दो लिहाज से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। मैटर दो तरह का हो सकता है। एक होता है जिसमें हम प्योर सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है बेटे। एक मैटर होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, राइट। और एक मैटर होता है जिसे हम इम्प्योर मैटर कहते हैं, या आप उसको यू मे कॉल इट मिक्सचर एज वेल, राइट। अच्छा बेटे, आप बेसिकली मैंने इम्प्योर मैटर की थोड़ी सी बातें आपसे डिस्कस करनी थी। जैसे बेटे आपको पता है कि आप किसी छोटी क्लास के अंदर अगेन दो तरह का मिक्सचर पढ़ कर आते हो। द वन इज़ कॉल्ड एज द, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। और एक होता है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक हो गया। ये आप दो बातें पढ़ के आए हो बेटे। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो आपने पढ़ा होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे मिक्सचर्स के जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहे, राइट, ठीक हो गया। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है, सच मिक्सर इज़ कॉल्ड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। और बेटे जिसके अंदर वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ, हम उसे कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है बेटे। बेटे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन किस में सेम रहती है और कैसे सेम रहती है? जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे आप ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं, बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहती है। जैसे आप इसकी एग्जांपल लेने बैठे, जैसे एयर हो गया, ठीक है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। इसी तरीके से आपका जो ब्लड है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। जबकि बेटे हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, ये आपने दो तरह का पढ़ा होता है। एक आपने छोटी क्लास के अंदर कहीं कोलाइड के वर्ड सुना होगा, और एक आपने सस्पेंशन का वर्ड सुना होगा, ठीक हो गया बेटे। जो कोलॉइड और सस्पेंशन है ये आप छोटी क्लास के अंदर पढ़ के आए हुए हैं और आपको आइडिया भी होगा। कोलॉइड को जज करने के लिए आपको याद है ना, अगर आप अपनी फिंगर के ऊपर लाइट को फिंगर के ऊपर फॉल कराते हैं और बिल्कुल दोनों को आप टच करते हैं तो आपको लाइट स्कैटर्ड हुई नज़र आती है। तो बेटे जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो कहलाता है कोलॉइड कहलाते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन, जैसे आप सैंड को क्या कर दो, सैंड इन वाटर कर दो, दिस इज़ कॉल्ड एज अ सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है और पार्टिकल का साइज़ ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और जिसमें पार्टिकल का साइज़ 1 to 100 नैनोमीटर के बिटवीन होगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोलाइड, ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि बेटे आप जो कोलॉइड है ये बेसिकली स्कैटरिंग इफेक्ट भी शो करते हैं, ठीक है। ये आपने पहले बातें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। बस ये मेरा मकसद यहाँ ये थोड़ा सा बताने का था, क्योंकि मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सॉल्यूशंस, ठीक है। बेटे सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें और भी, जैसे एक टर्म हमारी बुक में लिखी हुई है फेज़, कि बेटे फेज़ क्या होता है। फेज़ ही होता है कि ये मैटर का वो पार्ट होता है, ठीक है। एवरी एवरी सैंपल ऑफ मैटर, एवरी सैंपल ऑफ मैटर, ठीक है, जिसकी क्या हो, जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हों, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हों, राइट। एंड उसकी कॉम्पोजिशन क्या रहे, एंड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहे। जैसे बेटे फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन की बात करूँ मैं, तो बेटे आप वाटर के सैंपल को किसी भी जगह से ले लो, ठीक हो गया। तो वाटर का सैंपल जो है आपको हमेशा 2:1 में ही मिलेगा। इसका मतलब है इसकी कॉम्पोजिशन क्या हुई, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हुई। बेटे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अगर आप वाटर को आप रूम टेम्परेचर पर लेते हो, रूम टेम्परेचर पर आप लेते हो, तो आपको वाटर जो है वो लिक्विड फेस के अंदर मिलते हैं, ठीक है, लिक्विड फेस के अंदर मिल रहा होता है। अब लिक्विड फेस में जो वाटर होता है उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को स्टडी कर लो, चाहे आप उसकी डेंसिटी देख लो, चाहे आप उसका मेल्टिंग पॉइंट देख लो, चाहे आप उसका एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लो, उसका कलर देख लो, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ दैट आर यूनिफॉर्म, ठीक हो गया। तो बेटे अभी तक हमने ये फेज़ के बारे में और ये मैंने कुछ आपको मैटर के हवाले से कुछ बताया है कि मैटर दो तरह का होता है और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क बताया है। बेटे यहाँ एक पॉइंट और लिख लो, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, बल्कि ये मैं आपको नीचे बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए बेटे अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। बेटे सोल्यूशन बेसिकली हमारी बुक में टर्म यूज़ किए हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स या टू सब्सटेंस कह लो आप, ठीक है। ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक हो क्या। बेटे मैंने अभी आपको बताया कि होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या मतलब है बेटे, ये मैंने वाटर का लेवल आपको नज़र आ रहा है, मैंने बाहर से ग्लूकोज़ को या आप कह लें कि शुगर को हमने बाहर से ऐड कर दिया, शुगर को बाहर से ऐड किया। जैसे हमने शुगर को ऐड किया बेटे, ये अब ये सारे का सारा शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया। आपको मैं अगर कहूँ बेटे पानी का टेस्ट करो सरफेस से, तो आप कहेंगे सर मुझे मीठा महसूस हो रहा है। अगर आप पानी का टेस्ट करो बॉटम से, आप कहेंगे सर फिर भी मीठा महसूस हो रहा है। इसका मतलब है दिस इज़ कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चाहे आप सरफेस से उसको टेस्ट करो, चाहे बॉटम से टेस्ट करो, यू पीपल विल ऑब्जर्व कि टेस्ट उसका कि आपको महसूस होगा, मीठा महसूस होगा, ठीक है। अच्छा अब बेटे आपको ये भी पता है कि जो सोल्यूशन होता है इट हैज़ टू कंपोनेंट्स ना, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं और आप सारे बच्चे जानते हैं। एक बेटे जिसे आप सोल्यूट कहते हो और एक होता है स्टूडेंट जिसे आप सॉल्वेंट कहते हो। बेटे जो सोल्यूट होता है हम उसे कहते हैं दैट प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा बेटे दैट इज़ कॉल्ड एज द सोल्यूट, और जो आप कह लेते हो कि लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज द सॉल्वेंट, ठीक हो गया। अच्छा अब बेटे जैसे मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल बेटे 10 ग्राम ग्लूकोज है, राइट, और प्लस 200 ग्राम, या आप 200 ले लो, 100 कुछ भी कह लो, ठीक है, इससे अमाउंट ज़्यादा ले रहा हूँ। 200 ग्राम मेरे पास क्या मौजूद है, ऑफ वाटर मौजूद है। तो बेटे मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, आप सारे मुझे फ़ौरन से आंसर करोगे सर जिसकी क्वांटिटी कम है दिस इज़ कॉल्ड एज द सॉल्यूट, और बेटे जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी दैट इज़ कॉल्ड एज द वी आर कॉल्ड सॉल्वेंट, राइट। लेकिन बेटे अगर ऐसा हो जाए कि आपको 50 ग्राम जो है, मैं आपको कहता हूँ कि बेटे 50 ग्राम मेरे पास ग्लूकोज है और मैं आपसे कहता हूँ कि बेटे मेरे पास 50 ग्राम जो है वो आई हैव वाटर। अब मुझे बताओ कि बेटे विच वन इज़ सॉल्यूट एंड विच वन इज़ सॉल्वेंट। अब आप कैसे जज करोगे, अब जज करना मुश्किल हो गया। तो बेटे अब आपने क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपको दोनों चीज़ों की अमाउंट सेम दी जाए, तो बेटे एक नोट बना के पॉइंट लिख लें। अब आपने इसके मॉल्स देखने हैं, ठीक है, चेक देयर मॉल्स, आपने मॉल्स देख लेने, और जिसके मॉल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, सोल्यूशन में, दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और जिसके मॉल्स कम होंगे दैट विल एक्ट एज अ सोल्यूट, ठीक है। जब आपको सेम मैथ दिया जाए, एक तो बड़ा आसान है कि एक का मैथ कम एक का ज़्यादा, तो आपने इजीली जज कर लिया। अब बेटे मॉल्स निकाल के चेक कर लें, तो आप 50 को डिवाइड करोगे 180 ग्राम पे, ये मॉल्स, और वाटर के मॉल्स निकालने आप 50 को डिवाइड कर लो
18 ग्राम पे। तो बेटे अगर मैं आपसे सवाल करूं किसके मॉल ज़्यादा आएंगे, योर आंसर इज सर मॉल्स ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द मॉल्स ऑफ, किससे ज़्यादा होंगे, मॉल्स ऑफ ग्लूकोज से। तो हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जज करना बड़ा आसान हो गया कि नाउ वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है बेटे, ये एक बात अंडरस्टैंड होगी, एंड ग्लूकोज एक्ट एज अ सोल्यूट, ये बात पता चल गई आपको। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जिसमें आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे बेटे मैंने 1 कप ऑफ, इफ़ आई टुक अ 1 कप ऑफ ग्लूकोज, सॉरी 1 कप ऑफ वाटर, राइट, और आप प्लस ले लो 1 स्पून, आप इसमें क्या ऐड कर दो, 1 स्पून ऑफ ग्लूकोज ले लो, राइट। तो आपसे अगर पूछा जाए सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सो योर आंसर इज सर 1 कप ऑफ वाटर ये ज़्यादा है, इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड इट विल एक्ट एज अ सोल्यूट, राइट। और अगर मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि बेटे अब मुझे बताओ कि मैंने 1 कप ऑफ ग्लूकोज ले लिया है, राइट, और मैंने 1 स्पून वाटर लिया है, अब कौन सोल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो बेटे ये देखें, अब भी अगेन वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट और ये इट विल एक्ट एज अ सोल्यूट। ऐसा क्यों हुआ बेटे, आप ये देखें कि 1 स्पून वाटर के अंदर सारा कप ग्लूकोज का डिज़ोल्व तो नहीं होगा ना, तो जो पार्ट ग्लूकोज का डिज़ोल्व हो जाएगा जिसका सोल्यूशन बन गया है दैट इज़ कॉल्ड एज द, उस सोल्यूशन के अंदर फिर हम देखते हैं कि कौन कम है या कौन ज़्यादा है। तो जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होगी सोल्यूट की जो वाटर के अंदर आई ही नहीं है उससे हमारा कोई कंसर्न भी नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब उसको नहीं देखना। तो मैंने आपको 3 लिहाज से सोल्यूट सॉल्वेंट को जज करना बताया है, आपको तीनों वेज का आइडिया होना ज़रूरी है। अब आ जाए बेटे सोल्यूशन के कंपोनेंट के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, सोल्यूशन जो होता है ये बेटे 3 तरह का होता है, राइट। कौन कौन सा, नंबर 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। बेटे एक सोल्यूशन होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द बाइनरी सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होते हैं दे आर कॉल्ड एज द टर्नरी सोल्यूशन एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज द क्वाटर्नरी सोल्यूशन। बेटे बाइनरी का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज द बाइनरी सोल्यूशन, and the solution that consists of 3 components, this is called ternary, and the solution that consists of 4 components is called quaternary। now बेटे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपसे कहता हूँ बेटे वाटर प्लस ग्लूकोज, आप कहेंगे सर ये बाइनरी सोल्यूशन। मैं आपसे कहता हूँ बेटे वाटर प्लस यूरिया प्लस ग्लूकोज, अब कौन होगा, तो अब हम कहेंगे अगेन टर्नरी सोल्यूशन। और अगर मैं कह दूं बेटे वाटर है उसमें ग्लूकोज भी है उसमें यूरिया भी है और उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो बेटे ऐसा सोल्यूशन जिसके 4 कंपोनेंट्स होंगे दिस इज़ कॉल्ड एज द क्वाटर्नरी सोल्यूशन, राइट। तो बेटे ये भी आपको आइडिया हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटे, आपने एक और छोटी क्लासेस में डिस्कस किया होता है, आप लेने कंसनट्रेटेड and dilute solution, right, concentrated and dilute solutions। ओके बेटे ये जो कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन की टर्म होती हैं बेटे याद रखिएगा, दीज आर, ये जो होती हैं दीज आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है, रिलेटिव टर्म्स होती हैं ये, ठीक है। जैसे अब इनमें क्या क्राइटेरिया बेटे, 2-3 बातें याद रखनी है, बस 2 बातें। क्या हो अगर इफ़, मैं कहता हूँ इफ़ सॉल्वेंट आर इक्वल, ठीक है, दोनों की अमाउंट सेम है, देन क्या आप करेंगे, देन बेटे आपने देन लुक फॉर सोल्यूट, आप सोल्यूट को देखो। अच्छा, जब आप सोल्यूट को देखोगे तो फिर क्या होगा, हम ये देखेंगे कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ, लुक फॉर सोल्यूट,
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जिसमें ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ग्रेटर, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ग्रेटर है किसके अंदर, इन सोल्यूशन, then that solution is called, हम उसे कहेंगे concentrated solution, राइट। इसी तरीके से बेटे अगर मैं कहता हूँ कि दोनों केसेस के अंदर इफ़ सोल्यूट इज सेम, अगर सोल्यूट जो है वो इक्वल हो, देन क्या करेंगे, देन बेटे आप ये करेंगे, देन लुक फॉर सॉल्वेंट, आपने सॉल्वेंट को देखना है। बेटे जिस केस में सॉल्वेंट जो है वो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर द सॉल्वेंट, जितना सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ग्रेटर द सॉल्वेंट, देन दैट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि सॉल्वेंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जितना सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, राइट बेटे। ये बात भी आपको अंडरस्टैंड होगी। और अगर मैं आपको बीकर ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप इससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, ठीक है बेटे, ये मैंने अब दोनों का आपने सॉल्वेंट बिल्कुल सेम रखा। लेट सपोज़ आप कह रहे हैं कि हमने 100 ml सॉल्वेंट लिया है, 100 ml हमने वाटर को ले लिया, राइट। अब बेटे बाहर से मैंने 1 स्पून अगर शुगर डाल रहा हूँ, 1 स्पून शुगर ऐड कर रहा हूँ, और बेटे यहाँ पे मैं 5 स्पून शुगर के ऐड कर रहा हूँ। अगर बेटे मैंने 1 स्पून शुगर ऐड किया तो इसमें सॉल्यूट कम है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक हो गया, ओके बेटे नेक्स्ट चलते हैं। आपको हेडिंग दी होगी कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब बेटे कंसंट्रेशन के कौन कौन से यूनिट्स हैं, देखें बेटे, एक है, फर्स्ट वन है कि हम कंसंट्रेशन को परसेंटेज कॉम्पोजिशन में लेते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आप अपना सॉल्यूशन लेते हो, मोलैरिटी की टर्म्स में आप कंसंट्रेशन लेते हो, मोलैलिटी की टर्म में आप कंसंट्रेशन को लेते हो। सिमिलरली बेटे आप लेते हो मोल फ्रैक्शन की टर्म में आप सॉल्यूशन को लेते हो, आप पार्ट्स पर मिलियन में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को लेते हो, राइट। बेटे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये बेसिकली 5 कंसंट्रेशन जो है ना उसके यूनिट बनते हैं सॉल्यूशन के, यानी 5 तरह से आप कंसंट्रेशन को लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। इसके अलावा और भी हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नाउ बेटे ये जो कंसंट्रेशन होती है, बेटे कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन इज़ बेसिकली अ रेशो। किस चीज़ का रेशो, ये 2 चीज़ों का रेशो। नंबर 1 एक होगा सोल्यूट टू सॉल्यूशन रेशो, और बेटे एक होगा आपके पास सोल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो, राइट। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं बेटे। अगर आपके पास सोल्यूट टू सॉल्यूशन रेशो आ रहा है तो वो कौन सी कंसंट्रेशन कहलाएंगी ना बेटे, याद रखिएगा, वो कंसंट्रेशन कहलाएगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहलाएगी। दैट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द परसेंट मोलैरिटी, दैट इज़ कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन, और बेटे वो क्या कहलाएगी, पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगी। लेकिन बेटे जो सोल्यूट टू सॉल्वेंट रेशियो का कंसंट्रेशन का, ये हम कौन सा कंसंट्रेशन का यूनिट का यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ आ मोलैलिटी, राइट। ओके, अब बेटे हमने क्या करना है, एक एक को डिस्कस करना है। नाउ द फर्स्ट वन इज़
परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बेटे जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बेटे हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड, किस में डिज़ोल्व हों? इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। वैसे सोल्यूशन के 100 ग्राम में जो पार्ट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट सोल्यूशन, राइट। लेकिन बेटे यहाँ याद रखिएगा कि हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड जो सॉल्वेंट होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम इसको 4 डिफरेंट वे से जो है वो हाईलाइट करेंगे या इंडिकेट करेंगे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी expressed by four different ways, राइट। अब बेटे वो कौन कौन से 4 डिफरेंट वेज हैं उसको आप देख लें। बेटे द फर्स्ट वन इज़ आपके पास होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, हमारा फर्स्ट वन होगा परसेंटेज वेट ओवर वेट, राइट। उसके बाद बेटे हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ अबाउट परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वेट, राइट। बेटे हमारा नेक्स्ट होगा परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, राइट। ओके बेटे, तो हमारा नेक्स्ट वन जो होगा वो लास्ट रह गया, दैट इज़ अबाउट परसेंटेज वेट ओवर वॉल्यूम, राइट। बेटे याद रखिएगा, आप यहाँ देखें, आपको 2 बातें समझ आ रही होंगी कि जब भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ली जाएगी ना, वो कैसे ली जा रही है, 2 यूनिट्स के अंदर काम हो रहा है। वो 2 यूनिट्स कौन से हैं? ऊपर आप लिख रहे हैं सॉल्यूट और नीचे लिख रहे हैं आप सॉल्यूशन, राइट। बेटे आप या तो सॉल्यूट का मास में बात कर रहे हो या आप सॉल्यूट के वॉल्यूम में बात कर रहे हो। इसी तरीके से आप सॉल्यूशन के मास की बात करते हो या आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हो। तो बेटे इसका मतलब ये हुआ, आपको अंडरस्टैंड हो गया कि बस 2 यूनिट्स के अंदर जो है वो काम चल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ, एक एक को करना स्टार्ट करते हैं। नाउ बेटे द फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज वेट ओवर वेट, राइट। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, वेट ओवर वेट का मतलब ये है कि जब आपका जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, बेटे सॉलिड को हम लोग जो लेते हैं वो उसका ग्राम में लिया जाता है उसको, और बेटे गैस या जो आपका लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड्स होते हैं, हम उनको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेते हैं, ठीक हो गया। अब बेटे परसेंटेज वेट ओवर वेट क्या होगा? हमने ये देखना है कि वेट ऑफ सोल्यूट, वेट पूरा लिखने, वेट ऑफ सोल्यूट जो किस में डिज़ोल्व हो, डिज़ोल्व पर 100 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूशन। बेटे मैंने दोनों के लिए वेट की टर्म की यूज़ की क्योंकि मैं W/W पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बेटे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा 5% आपके पास वेट ओवर वेट शुगर सोल्यूशन है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आप कैसे बताओगे? हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज वेट ओवर वेट, राइट। और हम ये लिखेंगे बेटे मैस ऑफ, हम लिखेंगे शुगर, राइट। और नीचे सोल्यूशन है, तो बेटे सोल्यूशन कैसे बनता है, मैस ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऐसे करके बनाओगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखें, आपको परसेंटेज दी है 5% सोल्यूशन, राइट। और बेटे 5% सोल्यूशन कैसे आएगा, मैस ऑफ शुगर आपने निकालना है ना, ये मैस ऑफ शुगर आ गया एज इट इज़, राइट। ओके,
उसके बाद बेटे डिवाइडेड बाय, अब आप देखिए नीचे टोटल मैंने करना है 100 ग्राम। तो बेटे 100 ग्राम आपको अगर निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैस ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो आप मैस ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालो, सॉरी मैस ऑफ सॉल्यूशन, राइट, ये मैं लिख रहा हूँ। मैस ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो मैस ऑफ सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ये दो चीज़ों का कंपोनेंट है, एक मैस ऑफ सॉल्यूट और साथ ही ये प्लस कर लें मैस ऑफ सॉल्यूशन, MASS मैस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। अच्छा, अब मैस ऑफ सॉल्यूशन तो 100 है, राइट, क्योंकि 100 ग्राम में डिज़ोल्व है। हमें मैस ऑफ सॉल्यूट देखें, 5% का मतलब है कि 5 ग्राम। तो मैस ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा आपने उसको निकालना है, तो बेटे आप उसको x कर लो, तो आप देखेंगे आपके पास मैस ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 95 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ बेटे, इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि बेटा 5 ग्राम, 5 ग्राम हमने डिज़ोल्व कर दिया किसके अंदर, 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। दिस इज़ आप शुगर लिया, ठीक है, हमने शुगर लिया था। अब बेटे टोटल जो वॉल्यूम है मिला के जो टोटल वेट है, अब टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, दैट इज़ 100 ग्राम हो गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटे अगर आपने सेकंड परसेंटेज को डिस्कस करना है, दैट इज़ अबाउट, हमने कौन सी लिखी है, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वेट। तो बेटे परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वेट को लिखते हैं, आप इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे। अब आप देखें कि आपका सोल्यूट जो है वो वॉल्यूम में है और आपका सोल्यूशन जो है वो वेट की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बेटे किस में डिज़ोल्व है, डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, ये है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमने इसको कैसे करना है, इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। आइए बेटे अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, राइट, मैं कहता हूँ आपके पास कि हमने 10% वॉल्यूम ओवर वेट क्या लिया है, अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है। 10% वॉल्यूम ऑफ 10% वेट ओवर वॉल्यूम अल्कोहल है और ये अल्कोहल का सॉल्यूशन है, अल्कोहल सॉल्यूशन। तो बेटे इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि आपके पास जो अल्कोहल है दैट इज़ 10 ml, जो कि कितने में डिज़ोल्व हुआ होगा, वो डिज़ोल्व हुआ है टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हुआ है। अब बेटे आपको पता है कि जो क्या नाम है इसका सॉल्वेंट जो है वो इसमें कितना कितना सॉल्वेंट होगा, तो हम ये सॉल्वेंट कहेंगे कि भाई अगर 10 ग्राम आप 10 ml आपके पास अल्कोहल है, 100 ग्राम करने के लिए 90 ग्राम आपके पास क्या होगा, वाटर होगा, ठीक हो गया। तो आप इससे आपको आइडिया हो गया और आप इसका फार्मूला क्या लिखोगे, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वेट इज़ इक्वल टू, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solution, right, and it will multiply with the 100, ठीक हो गया बेटे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ अबाउट परसेंटेज वेट ओवर वॉल्यूम, राइट। अब ये क्या होगा बेटे, अगेन वही काम। अब यहाँ पे हमने सोल्यूट को मैस की फॉर्म में लेना है, वेट ऑफ या मैस ऑफ सोल्यूट लिख लो, मैस ऑफ सोल्यूट जो क्या हुआ हो, सोल्यूट डिज़ोल्व हुआ हो, डिज़ोल्व्ड इन कितने में, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, राइट बेटे। इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमने वेट ओवर वॉल्यूम की बात की है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ यही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बेटे मेरे पास फॉर एग्जांपल सोल्यूशन है 10% वेट ओवर वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ओके। अब बेटे अगर आप इसको देखें तो आप कहेंगे सर 10 ग्राम हमने ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया है किसके अंदर, हमने डिज़ोल्व किया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो बेटे इसमें सॉल्वेंट कितना होगा,
आप सारे बच्चे मुझे कहेंगे सर इसमें सॉल्वेंट होगा 90, ठीक है, 90 जो है वो ग्राम होगा सॉल्वेंट इसके अंदर। ओके बेटे, ये पॉइंट भी हो गया। इसके अलावा बेटे नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट वाली कंसंट्रेशन रहेगी कॉम्पोजिशन की, दैट इज़ परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। बेटे अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि लिक्विड्स और सॉलिड्स की कंसंट्रेशन को हम यूनिट जो यूज़ करते हैं उनके लिए उनको वॉल्यूम में लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बेटे वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो क्या हो, डिज़ोल्व हो किसके अंदर, डिज़ोल्व्ड इन किसके अंदर, 100 पार्ट्स ऑफ, 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम सॉल्यूशन। जैसे बेटे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, आई हैव एग्जांपल इज 12 सेंटीमीटर क्यूब, या आप कह लो, आप पहले यूँ लिख लो कि 12% मेरे पास क्या मौजूद है, 12% हमने अल्कोहल को डिज़ोल्व किया है, अल्कोहल इन वाटर सॉल्यूशन, बल्कि आप इसको लिखो अल्कोहल 10%, 12% आप लिखो सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, राइट बेटे, ये बात ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हमने क्या किया है कि 12 ml को डिज़ोल्व किया हुआ है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है, तो बेटे इसमें सॉल्वेंट कितना होगा, आप सॉल्वेंट बता सकते हैं। आप कहेंगे सर सॉल्वेंट इसके अंदर 12 को 100 में से 12 को माइनस कर दें, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। सो बेटे आपने देखा कि हमने यहाँ पहला जो है ना वो परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर जो सॉल्यूशंस होती हैं हमारी, हमने उसको देख लिया। अब बेटे हमारा सेकंड जो यूनिट है दैट इज़ अबाउट मोलैरिटी। बेटे मोलैरिटी, और एक साथ ही मैं यहाँ उसको कंपैरिजन करके कराने लगा हूँ मोलैलिटी, राइट। मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, आइए बेटे उसको देखते हैं। बेटे बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ क्या हो, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूट किस में डिज़ोल्व हो, डिज़ोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड एज द मोलैरिटी। जबकि बेटे यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी में क्या है कि नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूट जो हैं वो क्या हों, दैट डिज़ोल्व इन किस में डिज़ोल्व होते हैं, दैट डिज़ोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, राइट। दिस इज़ मोलैलिटी। बेटे अगर फार्मूला से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखा जाता है। इसका फार्मूला होगा मॉल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने किस में लेना है, इन डेसीमीटर क्यूब, राइट। जबकि बेटे मोलैलिटी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ज़हन में रखनी है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें हम मॉल्स ऑफ सोल्यूट को किस में डिज़ोल्व करते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया होता है, ठीक हो गया। ये हमारा होगा इनमें सेकंड डिफरेंस। बेटे अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहता हूँ मोलैरिटी वाले फार्मूला को, तो बेटे आप सब ने छोटी क्लास के अंदर अभी इसी क्लास में मॉल्स का फार्मूला पढ़ा था, mass of solute divided by molar mass of solute, राइट, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम को अलहदा कर लो तो वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, राइट बेटे। और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ मोलैलिटी वाले फार्मूला को, तो मोलैलिटी के फार्मूला को मैं कैसे लिखूँगा, mass of solute, राइट, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय मॉलर मास को मैं MR लिख रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं लिखूँगा 1/1 किलोग्राम, आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, राइट। ये हमने इसको लिखने का तरीका देख लिया। अच्छा बेटे अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपको ये तो जब आपको वॉल्यूम गिवन होता है ना डेसीमीटर क्यूब में, तब इसका फार्मूला होगा।
बेटे अगर आपको क्या हो, अगर आपको इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन, किस में गिवन हो, इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो फिर आपने उसको कैसे फार्मूला को लिखोगे। तो बेटे आप सारे बच्चे जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है इट इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो बेटे अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लूँगा तो इट इज़ इक्वल टू 1/1000, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डेसीमीटर क्यूब के बजाय सेंटीमीटर क्यूब में आप मोलारिटी को लिखना चाहते हो तो बेटे मोलारिटी का फॉर्मूला बन जाएगा मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलर मैस को MR लिख रहा हूँ, और फिर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम किस में आ जाएगा, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो बेटे जब भी आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो और आपको मोलैरिटी निकालनी हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बेटे, फॉर एग्जांपल जी आपके पास कोई भी सॉल्ट ले लें, मैं कहता हूँ 100 ग्राम ऑफ आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, वो डिज़ोल्व किसके अंदर है, वो बेटे डिज़ोल्व्ड है, डिज़ोल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा इस सवाल में आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। आप बेटे अपने इस फार्मूला के अंदर जो है इसको पुट करके और आप सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली बेटे अगर आपको यहाँ पर मैस किसके अंदर गिवन हो, इफ़ मैस ऑफ सॉल्वेंट आपको किस में गिवन हो, सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो फिर आप क्या करोगे बेटे, इसके लिए भी आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो बेटे 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, ठीक हो गया। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो बेटे मोलैलिटी का भी फार्मूला यही बन जाएगा कि मोलैलिटी इज़ बेसिकली मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, अब आपका जो भी नीचे मैस होगा, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वो आप ग्राम में ले लोगे, ठीक है। तो बेटे ये था आपका रिगार्डिंग कि आपने जो देखा इनके फार्मूलाज़ के हवाले से कि किस किस फॉर्म में आपने इसके फार्मूला को याद रखने। बेटे इसी तरीके से इनके अगर यूनिट की बात की जाए तो मोलैरिटी का यूनिट होता है, देखें ऊपर देखें आपने यहाँ लिखा है कि मोलैरिटी मॉल्स को हम मॉल में लेते हैं और वॉल्यूम को आप किस में ले रहे हो, डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हो, ठीक हो गया। तो आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, आप देखें आप कहेंगे सर इसका यूनिट आ जाएगा मॉल पर डेसीमीटर क्यूब। जबकि बेटे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि हमने मोलैलिटी का यूनिट निकालना है, तो बेटे मोलैलिटी का यूनिट कैसे निकालोगे, आप कहेंगे सर मॉल्स ऊपर ही हैं, आप फार्मूला ऊपर देख सकते हैं, दिस इज़ द फार्मूला, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, पूरे का पूरा फार्मूला लिखा नज़र आ रहा है। तो इसमें आप देखें मॉल्स ऊपर हैं, ठीक है, और नीचे किलोग्राम सॉल्वेंट है। तो मैं क्या लिखूँगा बेटे, मैं लिखूँगा मॉल पर केजी, राइट, पर किलोग्राम। ओके बेटे ये भी आपको डिफरेंस सारे बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ और बातें इसमें डिस्कस करते हैं, और वो बातें क्या हैं। आइए बेटे अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोलारिटी के लिहाज से पहले बात करने लगा हूँ। आपने 1 मोल ले लिया सुक्रोज का, राइट, और आपने 1 मोल ले लिया किसका, आपने ग्लूकोज का ले लिया, राइट। तो आपने इन दोनों को लेके करना क्या है बेटे, आपने इन दोनों को 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर डिज़ोल्व करना है, ठीक हो गया। हम इनको 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। बेटे जो 1 मोल सुक्रोज होता है ना, अगर इसके मैस की बात की जाए तो इसका मैस होता है 342 ग्राम, राइट। और अगर बात की जाए इसकी 1 मोल ग्लूकोज की, तो बेटे 1 मोल ग्लूकोज होता है दैट इज़ इक्वल टू 180 ग्राम, राइट। ओके बेटे तो ये 1 मोलर सुक्रोज होगा, 342 ग्राम इसका मैस, 1 मोलर ग्लूकोज है और ये 180 ग्राम है, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करें, ये देखें कि जो ये मैंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली, ठीक है,
और इसके लिए मैंने क्या किया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिए, ठीक है। मैंने इसमें ऐड कर दिया 342 ग्राम, हमने ऐड कर दिया सुक्रोज, और ये सुक्रोज आ गया और यहाँ पानी मार्क कर दिया, ठीक है। यानी कि इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन होगा, यानी मोलैरिटी इसकी, ठीक है, कि यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब है, पहले मैंने ऐड कर दिया ग्लूकोज को, इसके अंदर ऐड कर दिया, और बाकी हमने पानी ऐड कर दिया। तो बेटे इसमें भी वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, और यहाँ जो मोलैरिटी होगी ये कहलाएगा 1 मोलर ग्लूकोज कहलाएगा, ठीक हो गया। लेकिन बेटे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इन दोनों में कौन कंसनट्रेटेड होगा, कौन ज़्यादा होगा। तो बेटे आपको देखने से भी अंदाज़ा हो रहा है कि सुक्रोज के केस में मैस ऑफ सोल्यूट वो ज़्यादा है, मैस ऑफ सोल्यूट यहाँ ज़्यादा है इन केस ऑफ सुक्रोज, जबकि बेटे यहाँ पे मैस ऑफ ग्लूकोज जो है ना वो कम है, राइट। दूसरी चीज़ बेटे आपको पता है कि सुक्रोज के मैस ज़्यादा होने के साथ साथ इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल साइज़ में बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो कम है। तो बेटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कौन कंसनट्रेटेड होगा, बेटे जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से बेटे हम इनको भी कंपैरिजन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आपसे कि 1 मोलर जो है ना, स्मॉल लेटर से लिख रहा हूँ 1 मोलर। अब बेटे हम 1 मोलर जो है ना वो बात करते हैं सुक्रोज की, राइट, और हम बात करते हैं 1 मोलर बात कर लेते हैं ग्लूकोज की, राइट। अच्छा स्टूडेंट, वही वाली बात कि सुक्रोज 342 ग्राम और यहाँ पर इट इज़ 180 ग्राम, राइट। हमने दोनों को अगेन राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया, यहाँ पे भी हमने सॉल्वेंट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया जो कि वाटर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने क्या किया 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया, और बेटे हमने बाहर से क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया 342 ग्राम हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी हमने 180 ग्राम सोल्यूट को ऐड कर दिया। तो बेटे यहाँ जो टोटल मैस है, यहाँ टोटल मैस जो है वो हो गया 1000 और 300 1342 ग्राम हो गया टोटल वॉल्यूम, टोटल सोल्यूशन का जो मैस है। और यहाँ टोटल सोल्यूशन का जो मैस है 1000 में 180 ऐड कर दें तो ओके बेटे, और यहाँ जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज़ कॉल्ड एज, टोटल जो मैस होगा सोल्यूशन का दैट इज़ 1180 ग्राम, राइट। 1000 में आप 180 डाल दें तो इट इज़ 1180 ग्राम, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, ये दोनों सोल्यूशन ही ये 1 मोलर हैं, 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है। तो बेटे इसमें भी आप बता सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है, कौन सा डाइल्यूट है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे सुक्रोज में दोनों का वॉल्यूम, दोनों का मैस सॉल्वेंट का सेम है, लेकिन सोल्यूट का मैस यहाँ सुक्रोज में ज़्यादा है। इसी तरीके से बेटे इसका एक और पैरामीटर होता है एंड दैट इज़ अबाउट कि इनमें से कौन सा कंसनट्रेशन यूनिट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट और कौन सा कंसनट्रेशन यूनिट जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो बेटे वो देख लें, जो मॉलर सॉल्यूशन होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। बेटे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इनके फार्मूला में कौन इन्वॉल्व है, इनके फार्मूला में वॉल्यूम इन्वॉल्व है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आप सारे बच्चे जानते हैं टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से ओवरऑल मोलैरिटी जो है वो कम या ज़्यादा होगी। और जबकि बेटे यहाँ पे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट का मैस लिया जाता है, राइट। तो ये बात भी आपको अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए, जहाँ वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। बेटे यहाँ पे एक और एमसीक्यू वाली बात पीछे भी नोट कर लें कि इसमें ये जो हमारा ये जो वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम हमने लिखा है, इट इज़ ऑल्सो क्या है, इट इज़ ऑल्सो आ टेम्परेचर। बेटे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, राइट। और जो वेट ओवर वॉल्यूम है, यानी जिसमें वॉल्यूम आ रहा है ना,
आपने ज़हन में रखना है, वो भी क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट होंगे। ठीक है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशंस कह सकते हैं आप। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटे अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट ये है स्टूडेंट कि हमने अब इनके ये बेसिक डिफरेंसेस को देख लिया, हमने इनके फार्मूलाज को देखा, टेम्परेचर डिपेंडेंट देखा, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट इसके इस लिहाज से काफ़ी सारी बातें हमारी डिस्कस हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे 2-3 पॉइंट जो ना और ज़रा आपसे डिस्कस कर लिए जाएँ। वो 2 पॉइंट आपके साथ क्या डिस्कस करने हैं कि मॉलर और मॉलर सॉल्यूशन में कौन डाइल्यूट है, कौन कंसनट्रेटेड है। तो बेटे देखें, ये जो हमारे मॉलर सॉल्यूशन होते हैं, दीज सॉल्यूशंस आर ओके बेटे। तो मैंने कहा कि दीज सॉल्यूशंस जो होते हैं, दीज सॉल्यूशंस आर कंसनट्रेटेड, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। एंड दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड, ये सॉल्यूशंस जो होते हैं, सॉल्यूशंस आर डाइल्यूट, राइट। तो मॉलर सॉल्यूशन डाइल्यूट, मॉलर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड। बेटे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि हमने 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को किसमें डिज़ोल्व किया है, हमने डिज़ोल्व किया है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। देखें आप बेटे, इसमें सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिक्स करके फिर टोटल वॉल्यूम आप कर रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, आप मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जबकि इन दिस केस आप क्या कर रहे हैं कि आपने 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को लिया है और आपने 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किया है, और यहाँ पे सॉल्यूशन बनने का जिक्र नहीं हो रहा। यानी कि क्या है कि आपका जो टोटल जो मैस हो जाएगा, देखो नॉर्मली सॉल्वेंट के बारे में, वाटर के बारे में आता है कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हम सॉल्यूशन नहीं बना रहे, मिक्स नहीं करना। आपने 1 किलोग्राम जो कि 1000 ग्राम के बराबर है, उसमें आपने बाहर से आपने 180 ग्राम ऐड कर दिया, तो यहाँ जो टोटल हो जाएगा इट इज़ 1180 ग्राम, यानी सॉल्यूशन का जो टोटल वेट है वो 1180 ग्राम हो गया। इट मीन्स दैट मैं ये कह सकता हूँ कि बेटे यहाँ जो वॉल्यूम होगा, दिस वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब। जबकि बेटे यहाँ पे आपने उसको सोल्यूट को डिज़ोल्व करना है, डिज़ोल्व करके 1 डेसीमीटर क्यूब का आपने सॉल्यूशन क्या करना है, रखना है। तो बेटे इसका मतलब है, यहाँ लिखूँगा वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक हो गया। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है बेटे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है यानी उसमें सोल्यूट कम है, तो दैट सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट। और बेटे यहाँ पर ये जो है 1 डेसीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें सोल्यूट को डिज़ोल्व किया गया है, तो बेटे इन दिस केस हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, दैट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड एज अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। और ये भी याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए 1 मोलर ग्लूकोज में कौन कंसनट्रेटेड है, कौन डाइल्यूट है, तो आप बता सकते हो कि 1 मोलर जो सॉल्यूशन होगा ग्लूकोज सॉल्यूशन इज़ कॉन्सनट्रेटेड, वाइल 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है बेटे दैट इज़ आ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और वो अब आपको आइडिया हो गया है कि बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलर सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। अब बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। और आपने देखा कि मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी में काफ़ी डिफरेंसेस आपसे डिस्कस किए, राइट। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब तक जितना पढ़ा है हमने वो सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। आइए बेटे अब अगेन हम एक और डिस्कस करते हैं टॉपिक नेक्स्ट, एंड दैट इज़ अबाउट मॉल फ्रैक्शन। बेटे ये मॉल फ्रैक्शन से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है जी। मॉल फ्रैक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, आप इसको कैपिटल लेटर एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हो। ठीक हो गया। बेटे जो मॉल फ्रैक्शन होती है ये बेसिकली क्या होती है, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं। तो बेसिकली मॉल फ्रैक्शन क्या होते हैं कि मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, राइट, एनी कंपोनेंट जो है इन आ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में, इन आ मिक्सचर is the ratio of
the number of moles of that component, right, to the total number of moles of all the component, to the total number of moles of all the components in that mixture। ठीक हो गया बेटे। अब हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे, ये आपने देखा कि आई हैव दिस बीकर, राइट। इस बीकर में हमने क्या किया, एक हमने ए, एक हमने बी, एक हमने सी को ऐड कर दिया, राइट। अब हमने इनके मॉल्स ऐड कर दिए। मैंने आपसे कहता हूँ इसके मॉल सी हैं, इसके मॉल बी हैं, इसके मॉल्स ए हैं, राइट। मैंने इनके मॉल्स ऐड कर दिए। बेटे मैंने मॉल फ्रैक्शन जिसकी भी निकालनी है, मैं कहता हूँ मॉल फ्रैक्शन सी की निकालनी है, आप सी लिखोगे। ठीक हो गया। अब आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे बेटे, आप लिखोगे, हम लिखेंगे मॉल्स ऑफ सी ऊपर डिवाइडेड बाय मॉल्स ऑफ ए प्लस मॉल्स ऑफ बी प्लस मॉल्स ऑफ सी। सो दिस इज़ अ वे टू कैलकुलेट द मॉल फ्रैक्शन ऑफ सी कंपोनेंट। ठीक हो गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब बेटे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये फार्मूले का आपको आइडिया हो गया। आपने चैप्टर नंबर 3 में याद है आपने गैसेस का टॉपिक पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ वाला, वहाँ पे भी हमने इस फार्मूले को पढ़ा हुआ है। फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए भी आपने पढ़ा था। अगर आपने सी कंपोनेंट, कोई भी एक गैस है वो सी गैस है, हम उसकी मॉल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, हम गैस की पार्शियल प्रेशर लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कर लेंगे, राइट। अब बेटे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट क्या हैं, वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट अब देख लें। नंबर 1 बेटे याद रखिएगा, जो मॉल फ्रैक्शन होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट्स। मॉल फ्रैक्शन की कोई यूनिट्स नहीं होती, क्यों, बिकॉज इट इज़ अ रेशो, ये मॉल्स का रेशो है, राइट। नंबर 2 बेटे याद रखिएगा, जो मॉल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर all the type of solutions, right। जैसे मैं आपसे कहता हूँ लाइक लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया हुआ है, लाइक मैं कहता हूँ सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया हुआ है, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ आपने गैस को गैस में डिज़ोल्व किया हुआ है, ठीक है। हर तरह के सोल्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एंड इट इज़ एप्लीकेबल ऑन 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, 2 एंड मोर देन 2 कंपोनेंट्स के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड सेकेंडली बेटे ये टेम्परेचर, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट, राइट। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम मॉल्स ले रहे हैं, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा यहाँ पे। और बेटे इसमें चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि सारी मॉल फ्रैक्शन का सम ऑफ ऑल द मॉल फ्रैक्शंस जो होगा दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मॉल फ्रैक्शंस दैट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू यूनिटी मीन 1। ठीक हो गया। यानी आपने एक्स ए प्लस एक्स बी और प्लस एक्स सी ये सारी के सारी इसके इक्वल होंगी, यूनिटी के बराबर होंगी। ठीक हो गया। और बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि सम ऑफ मॉल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, अगर आपको कहा जाए ये बराबर 0 के आ रहा है, इसका मतलब है इन मिक्सचर के अंदर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। इन मिक्सचर नो कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट, ठीक है, कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो बेटे ये याद रखना है। तो 1 आने का मकसद ये है कि वो मिक्सचर ये बताना चाह रहे हैं कि उस मिक्सचर में कंपोनेंट्स मिक्सचर के मौजूद हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली बेटे आप ना मॉल परसेंट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि मॉल परसेंट क्या होता है। बेटे मॉल परसेंट किसे कहा जाएगा,
कि आपने अब परसेंटेज निकालनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप व्हेन मॉल फ्रैक्शन ऑफ व्हेन मॉल फ्रैक्शन को आप क्या कर रहे हो, मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट is multiplied by 100। अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो देन इट कम्स आउट टू बी मॉल परसेंट। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ बेटे मेरे पास कोई एक कंपोनेंट एक्स है, उसकी मॉल फ्रैक्शन है 0.4, तो इसकी मॉल परसेंट निकालो। आप कहेंगे सर 0.4 है तो मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, योर आंसर इज़ 40%। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे आपको यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, आपको मॉल फ्रैक्शन निकालनी है। तो आप वो एग्जाम्पल जो है ना, मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है, वो आपको सॉल्व करना आपके लिए आसान ही है। उसमें आप देखेंगे कि आपको एथेनॉल, मेथनॉल और वाटर के क्या दिए हुए हैं, मैसेज दिए हुए हैं। मतलब मैं उस एग्जाम्पल को बस रैंडमली सॉल्व कर रहा हूँ, आपने अपनी बुक से इसको देखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर गिवन है कि आपने मॉल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट द मॉल फ्रैक्शन एंड मॉल परसेंट, किस किस की, मॉल फ्रैक्शन अल्कोहल की कन्वर्ट कर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करनी है। आपने मॉल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है, वाटर की निकालनी है। आपने मॉल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है जी, मेथनॉल की निकालनी है। ठीक है जी, तो बेटे आप इन सब की मॉल फ्रैक्शन भी निकालोगे और साथ ही आपने इन तीनों की मॉल परसेंटेजेस भी निकालनी है, मॉल परसेंट भी निकालनी है, परसेंट ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, इन कंपोनेंट्स की मॉल परसेंट भी निकालनी है। तो मेरा ख्याल है ये निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप देखें आपको इनके मैसेज दिए होंगे। आपको दिया होगा एथेनॉल, आपको गिवन है एथेनॉल इज़ 92 ग्राम गिवन है आपको। सिमिलरली बेटे आपको जो मेथनॉल है CH3OH वो आपको गिवन है 96 ग्राम गिवन है। आपको जो वाटर है वो वाटर आपको गिवन है आई गेस के 90 ग्राम आपको गिवन है। ठीक है, तो बेटे आपको पता ना कि मॉल फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं, अगर आपने अल्कोहल की मॉल फ्रैक्शन निकालनी है तो मॉल्स ऑफ अल्कोहल लोगे, एथेनॉल लोगे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो आपको मॉल्स निकालने के लिए पहले 92 को डिवाइड करना पड़ेगा उसके मॉलर मास के ऊपर। तो बेटे इसके निकल कर आ जाएंगे 2 मॉल निकल कर आएंगे। 96 को उसके मॉलर मास पर डिवाइड करो तो बेटे इसका जो मॉलर मास होता है 32 होता है और इसके मॉल्स आ जाएंगे 3 मॉल आ जाएंगे। और आप इसके मॉल्स निकाल लें स्टूडेंट तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 18, तो बेटे ये आपके पास इसके जो मॉल्स आ जाएंगे दैट इज़ 5 मॉल आ गए। ठीक है, अब अल्कोहल के मॉल जो एथेनॉल है उसके मॉल्स को आप ऊपर रखो। एथेनॉल के मॉल्स कितने हैं, 2 मॉल आए हैं। टोटल मॉल्स कितने हैं, 2 + 3 + 5। ठीक है, तो बेटे आप इसको निकाल लें तो आपके पास टोटल मॉल्स जो हैं वो 10 हो जाएंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 अगर आप करें तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है। 2 को 10 पे डिवाइड करो तो ये 0.02 मॉल आ जाएगा। बेटे मॉल परसेंट निकालनी है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20% आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटा सा एक हिंट दिया है, ये बेटे आपने बात ज़हन में रखनी है। अब बेटे नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कंसंट्रेशन यूनिट रह गया, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पार्ट्स पर मिलियन। बेटे पार्ट्स पर मिलियन भी आपने याद रखना है, इसको हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ppm है बेटे, मिलियन आप सब बच्चे आइडिया है ना आपको, मिलियन किसे कहते हैं, 10 लाख को कहते हैं। जैसे 1 मिलियन जो होता है इट इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 1 बिलियन किसके इक्वल होता है तो मेरा ख्याल आपको आइडिया होगा 10 की पावर 9 होती है। इसी तरीके से मैं अगर आपको 1 ट्रिलियन का कहूँ तो 1 ट्रिलियन बेटे इज़ इक्वल टू 10 की पावर 12 के बराबर होता है। बेटे ये जो पार्ट्स पर मिलियन होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो आपकी बुक में लिखा होगा कि इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स किसके, नंबर ऑफ पार्ट्स किस लिहाज से, बाय वेट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट। ठीक है, बाय वेट और वॉल्यूम। ठीक है, किसमें, ऑफ अ सोल्यूट
पर मिलियन पार्ट्स ऑफ, अब ये जो मिलियन पार्ट्स होंगे वो वेट या आप कह लें और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आपने इस सॉल्यूशन में लेना होता है। बेटे ये जो पार्ट्स पर मिलियन है वेरी लो, बहुत ज़्यादा वेरी लो कंसंट्रेशन जब होगी ना, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जब होगा बेटे, आप इसको तब यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एटमॉस्फेयर में आपको कहा जाए कि भाई हमने ऑक्सीजन गैस जो है ना देखनी है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज देखने के लिए आप देखेंगे तो बहुत कम परसेंटेज होगी ऑक्सीजन की, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखें कि जिसे हम एग्जांपल के तौर पर कहते हैं आटे में नमक, ठीक है, तो आटा बहुत ज़्यादा नमक बहुत कम होगा, तो ये बहुत लो कंसंट्रेशन है। इसी तरीके से बेटे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यानी ना होने के बराबर जिसमें चीज़ें आ रही होती हैं। अब बेटे आप ये जो पीपीएम है इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, दैट इज़ मैस, अगर सोल्यूट मैस में ले रहे हो तो मैस ऑफ सोल्यूट लोगे, और बेटे आपको नीचे ही के मैस ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा और मल्टीप्लाई किससे कर दें 10⁶ से। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ बेटे पार्ट्स पर बिलियन, तो आप कहेंगे सर मैस ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, मैस ऑफ सोल्यूट, राइट, और इसको डिवाइड कर दो मैस ऑफ सॉल्यूशन पे, मल्टीप्लाई कर दो 10⁹ से। और अगर पार्ट्स पर ट्रिलियन निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो बेटे, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, आप उस न्यूमेरिकल को भी देख सकते हैं कि उस न्यूमेरिकल को उसने कैसे सॉल्व किया है। देखिए वो सी वाटर की एग्जांपल आपको दे रहा होगा एग्जांपल में, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपने साथ साथ करने हैं, ठीक है। आपको देखिए बेटे उसने गिवन डाटा अगर मैं आपके सामने आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा बेटे वो क्या है कि मैस ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, मैस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ इक्वल टू 5.65 इंटू 10⁻³ ग्राम, राइट। जबकि आपको उसने मैस ऑफ क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है बेटे, उसने कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और हम अगर इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 10⁻³ ग्राम लिखूँगा मैं इसको। बेटे आप फार्मूला लगाएं और फार्मूला लगा के आप पीपीएम निकाल सकते हैं। तो बेटे आप देखें मैस ऑफ सोल्यूट कितने हैं 5.65 10⁻³ बेटे हमने अपने मैस ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारा सोल्यूट भी ग्राम में गिवन था। तो याद आएगा 1000 ग्राम आ गया मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो बेटे आप देखेंगे आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ अबाउट 5.65 पीपीएम आ जाएगा। देख लें आप बेटे, तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको फाइंड आउट कर लिया। अच्छा बेटे यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बताने लगा हूँ, वो सुन लें। जैसे अगर आपको कहा जाना है कि 5.46 मिलीग्राम आपको दिए हुए सोल्यूट के और इनको डिज़ोल्व किया गया किसके अंदर, ये डिज़ोल्व किए गए हैं डिज़ोल्व इन 1000 ग्राम, ये जिसे आप 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन कह लो, तो इसकी इट्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इट्स कंसंट्रेशन इन पीपीएम, राइट। तो बेटे आपने एक नोट बना के बात याद रखने, वो क्या याद रखनी है बेटे, याद रखना है अगर 1 मिलीग्राम को डिज़ोल्व किया जाए ना, 1 मिलीग्राम डिज़ोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड एज द 1 ppm सोल्यूशन। और बेटे अगर 1 मिलीग्राम को डिज़ोल्व किया जाए, 1 मिलीग्राम डिज़ोल्व इन किसके अंदर 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 ppm सोल्यूशन, राइट। इसी तरीके से अगर 1 ग्राम को वो डिज़ोल्व करता है किसके अंदर, 1 ग्राम इज़ डिज़ोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, या आप कह लो 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो बेटे याद रखना है दिस इज़ कॉल्ड एज द 1000 ppm, राइट। तो बेटे आप ये देख लें उसने क्या किया हुआ है कि 5.46 मिलीग्राम को 100,000 ग्राम या 1 किलोग्राम में डिज़ोल्व किया, तो इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन होगा इस कितने पीपीएम का होगा, इट इज़ 546 पीपीएम। बेटे एक ये आपने छोटा सा शॉर्टकट से ये बातों को याद रखना है।
ओके बेटे, ये हमने आज कंसंट्रेशन यूनिट्स को और इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया और हमारा यहाँ पर पार्ट ये कंप्लीट हुआ। बेटे हमने पार्ट्स पर मिलियन यूज़ किया, आपने देखा ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। हमने मॉल फ्रैक्शन को डिस्कस किया और हमने मॉल फ्रैक्शन देखा कि जिस मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स है उसके ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है, सारी मॉल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि ईच कंपोनेंट जो होगा उसकी भी मॉल फ्रैक्शन जो है 1 से ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरीके से बेटे हमने मॉल फ्रैक्शन से मोलैरिटी और मोलैलिटी को बड़ी डिटेल हमने डिस्कशन की। इसी तरीके से हमने बेटे यहाँ पर कंसंट्रेशन यूनिट्स को जो है वो डिस्कस किया और हमने इससे रिलेटेड भी चीज़ों को सीखा कि जितनी परसेंटेज दी होगी आपने समझ लेना है कि वो सोल्यूट आपको पता है दो लिहाज से, या तो ग्राम में दिया जाएगा या वॉल्यूम में दिया जाएगा। आप आसानी से जज कर सकते हो। अगर 12% वेट ओवर वेट आपको दिया हुआ है तो आपको पता चल जाए कि सोल्यूट भी जो है वो ग्राम में है और सोल्यूशन जो है वो भी हमें किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें हमने सीखी इसके अंदर, आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। ठीक हो गया बेटे। इससे रिलेटेड मेरे जहन में एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ रहा है, ये जो आपने परसेंटेजेस पढ़ी है ना, इससे रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो करवा ही दूँ। बेटे मैं आपको एक छोटा सा एक एमसीक्यू मेरे जहन में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ वो भी आपको करवा दूँ। ये वेट ओवर वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है, वेट ओवर वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। वो क्या होगा बेटे, एमसीक्यू ये है कि एमसीक्यू ये होगा कि आपने टोटल वॉल्यूम जो है ना वो कैलकुलेट करना है। टोटल वॉल्यूम किसका, आपने ऑफ 20% वेट ओवर वॉल्यूम, आपके पास किसका सोल्यूशन है, ये ग्लूकोज का सोल्यूशन है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें क्या है, ये कंटेन कर रहा है दैट कंटेन 1 ग्राम मॉल ऑफ ग्लूकोज। तो बेटे आपसे कहा जाए टोटल वॉल्यूम निकालना है, बेटे 1 ग्राम ग्लूकोज लिखे जाए या 1 मॉल लिखे, इसका मैथ होता है 180 ग्राम। बेटे आपने कुछ नहीं करना, आपने परसेंटेज की जगह 20% रख देना। ठीक है, या आप सिर्फ 20 लिख दो, फार्मूला ये ना, फार्मूला लिखा हुआ नीचे 20, यहाँ लिख लो मैथ ऑफ सोल्यूट है 180 ग्राम है। आपने वॉल्यूम निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। बेटे आप इस वॉल्यूम को वहाँ पे ले जाओ तो आपके पास जो वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा दैट इज़ अबाउट 900 सेंटीमीटर क्यूब। बेटे ये पास्ट पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आया तो अचानक मेरे जहन के अंदर आ गई है। लेकिन बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नई चीज़ें आपने लर्न की। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।